आगे बस हो गए, फाइन, इधर देखते हैं। दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन बोलता है कि सारे के सारे डेटर्स क्या हो जाएं, गुड हो जाएं, या फिर आपके पास सिंपल सी इंफॉर्मेशन है कि ओपनिंग वैल्यू है डेटर की और क्लोजिंग वैल्यू है डेटर की, कुछ भी केस हो, ओपनिंग वैल्यू डेटर की, क्लोजिंग वैल्यू डेटर की, ये जो 2 लाख और 1 लाख है ये कहलाती है ग्रॉस वैल्यू। कैश फ्लो की कैलकुलेशन में आपको ग्रॉस वैल्यू लेके चलना है। और ये जो माइनस कर रखी है इसे कहते हैं नेट वैल्यू। नेट वैल्यू का कोई यूज नहीं है यहाँ पर, यू हैव टू कंसिडर द ग्रॉस वैल्यू। 1 लाख से बढ़कर 2 लाख हो गया, इट इज इंक्रीज इन करंट असेट्स, माइनस हो जाएगा। क्या निकालने के लिए? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने के लिए। क्लियर है जी? इसका और इसका डिफरेंस लेके चलेंगे। पहले 10,000 का था, अब कितने का हो गया? 20,000 का। 10,000 रुपए का आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नया बनाया। कहाँ से बनाया होगा? प्रॉफिट से निकाल कर बनाया होगा। ठीक है जी। तो क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो क्या करना है आपको, ऐड कर देना है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट की तरह। ये ऑपरेटिंग तो होता है पर ये नॉन कैश आइटम होता है। इफ एनीथिंग इज टेकन आउट ऑफ प्रॉफिट तो क्या करते हैं उसको हम लोग, अगर कोई चीज आपने प्रॉफिट से, थोड़ा सा ऐसे कर लो सीट को अपनी, आप इधर उधर हो जाओ जरा, ऊपर उठ के उठना बस ढंग से। तो क्या कर रहे हैं आप लोग, अगर, हाँ बदल लो ना सीट को। अगर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट आपके पास है, तुम बोल रहे हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, बिल्कुल ठीक है, होता है, क्योंकि बैड डेट हमारे नॉर्मल होते हैं, उसको काउंटर करने के लिए हम प्रोविजन बनाते हैं। लेकिन ये नॉन कैश होता है, प्रॉफिट से निकलता है ना, कैश का फ्लो थोड़ी होता है। तो इसे हम नॉन ऑपरेटिंग नहीं, नॉन कैश बोल के हम इसे क्या कर रहे हैं, ऐड बैक कर रहे हैं। एक इफेक्ट आ गया इसका। इसका, वो जो आपके पास आइटम गिवन था यहाँ पर, ये वाला, तो बैलेंस शीट के अंदर गिवन आइटम एक ही जगह जाता है, अनटिल एंड इट इज इम्प्लाइड एडजस्ट। इम्प्लाइड एडजस्टमेंट क्या होती है बाद में बताऊंगा अभी। 10 से बढ़कर 20 हो गया, क्या बोल दिया आपने, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट में प्लस कर दिया, और ये इंक्रीज डिक्रीज इन कैश, इंक्रीज डिक्रीज इन करंट एसेट्स की तरह ट्रीट कर दिया। देखो ये रहा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स की तरह ट्रीट कर दिया, काम खत्म। लेकिन कहता है कि अगर क्या हो गया, सारे के सारे डेटर गुड हो गए, सारे के सारे डेटर गुड होना ये बहुत ही एक्सेप्शनल सिचुएशन है, ये हमेशा नहीं होगा। तो ये क्या कहलाएगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी कहलाएगी। तो वो जो 10,000 का इंक्रीज है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो कहाँ चला जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ऊपर, और नीचे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरह माइनस भी हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लस माइनस करके इफेक्ट नलीफाई करना है। और इंक्रीज डिक्रीज की तरह सन्डी डेटर ग्रॉस वैल्यू में रहेगा। ग्रॉस वैल्यू बताई कौन सी, विदाउट डिडक्टिंग प्रोविजन, उसे ग्रॉस वैल्यू बोलते हैं। तो दैट वाज ट्रीटमेंट, यही ट्रीटमेंट है। एक ट्रीटमेंट में वो क्या बन जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। दूसरे ट्रीटमेंट में वो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग बोल के प्लस होता है। और डेटर अपनी नॉर्मल वैल्यू के हिसाब से करंट असेट्स में इंक्रीज डिक्रीज की तरह चलते हैं। ये काम खत्म आपका। अब आइए कुछ एडजस्ट। नहीं, क्यों मानोगे तुम? अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो डेटर भी चलेगा और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी चलेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर लिखा है तभी हम उसे एक्सेप्शनल सिचुएशन मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानते हैं उसको। लिखा है कि भाई ऑल द डेटर्स आर, कहाँ किसके पास है, कौन ऐसा बिजनेस है जिसके पास डेटर ही नहीं होते? सबके पास डेटर होते हैं। और कौन सा ऐसा बिजनेस जिसके सारे, आई टेल यू, देख बहुत सिंपल सी बात है, मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, फीस लेता हूँ, ठीक है जी। कि मेरे बैड डेट नहीं होते? होते हैं, हर साल होते हैं, बहुत लोग होते हैं, मेरे साथ भी होता है। ऐसा थोड़ी ही है। इन अ स्कूल सिस्टम या स्टडिंग इन अ प्राइवेट स्कूल, क्या लगता है कि वहां बैड डेट नहीं होते हैं? होते हैं, वहां भी होते हैं। तो ये तो वो एक बहुत ही एक्सेप्शनल सिचुएशन होती है कि किसी फाइनेंशियल ईयर में मेरा एक पैसा भी नहीं डूबा। बहुत ही एक्सेप्शनल मेरे ख्याल से। मैं इतने साल से कोचिंग क्लासेस ले रहा हूँ, शायद ही कोई एक साल ऐसा होगा जब मेरा फीस ना मान, कोई पूरे साल के ले गया, कोई एक क्वार्टर के ले गया, कोई आधे साल के ले गया, कोई 2 साल के ले गया। देर वॉज अ पेरेंट इन कोरोना, बोले हम अगले देंगे अगले देंगे। मैंने कहा अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो प्लीज डोंट गिव मी इवन अ सिंगल पैसा। नो 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 नो, ऐसे कैसे हो जाएगा सर, हम तो पूरी फीस देंगे। चलो जी ठीक है। फिर मुझे बोलते हुए बड़ा संकोच होता है, मुझे एक मैसेज डालना होता है, उसके बाद फिर अजीब सा लगता है बोलते हुए। फाइन। फिर जब वादा किया किसी ने तो चलो ठीक है, फिर मैंने एक मैसेज और डाला, मैंने कहा इवन इफ यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड इट आई कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन, इट्स हाईली प्रेसिंग टाइम। नो नो नो, विल अफोर्ड इट, विल गिव इट टू यू। भाई पूरी 11th निकल गई, पूरी 12th निकल गई, ठीक है। फिर आखिरी में मैंने एक मैसेज डाला, यू जस्ट टेल मी योर एड्रेस, आई कम एंड पे यू। मैंने कहा थैंक यू, आई डोंट वांट टू मीट यू। ठीक है। बच्चा गॉट 97 मार्क्स, 11th में बच्चा क्लास का टॉपर। तो चलो ठीक है, मेरा किसी पिछले जन्म का कर्जा उनका दिखाता देना, दे दिया।
इसीलिए जब भी मुझे अपने बच्चों की फीस देनी होती है, सबसे पहले भाई ना सुनाना, पहले टीचर की फीस दो। ऐसे चलता है। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, चलता है लाइफ ऐसे बहुत तरीके से। बेड डेट तो हमारे भी होते हैं भाई। ये कैसे एक्सेप्शनल हो गए? इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हैं, बेड डेट नहीं होगा उनका? होगा। अगर बेड डेट नहीं है, सारे डेटर गुड है, तो वो एक्सेप्शनल केस है। और एक्सेप्शनल केस है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरह ट्रीट होगा। और वरना नॉर्मल है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज ए नॉर्मल डिक्रीज इन प्रॉफिट। उसको एड बैक करना है, और दूसरा इफेक्ट कहीं नहीं जाएगा। ठीक है। और करंट असेट्स का की तरह, करंट असेट्स बढ़ती है तो माइनस करते हैं, उसको माइनस की तरह रेट करना। मतलब डेटर में कोई इफेक्ट नहीं है। डेटर की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो क्या कर दीजिए उसको माइनस, और घट रही है तो क्या कर दीजिए प्लस, काम खत्म। और ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अगर नॉर्मल गिवन है तो इसे क्या करेंगे, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग की तरह प्लस कर देंगे। और कौन सा वाला पार्ट, अगर वो अगर वो ऑल द डेट इज गुड है तो प्लस भी करेंगे, और फिर क्या करेंगे उसे माइनस भी करेंगे। ये केस खत्म। आइए इंटेंजिबल एसेट्स की तरफ लेके चलते हैं। ये रहा इंटेंजिबल एसेट्स आपके पास आया। इस तरफ देखें जरा यहाँ। ये देखिए इस तरह से गुडविल है। 1 लाख से घटकर कितने की हो गई गुडविल? जरा ध्यान से देखिएगा इसको। आपके पास दो तरह की वैल्यू आपके पास है यहाँ पर। गुडविल की वैल्यू भी है और वो भी है। ये देखिए, कुछ चीजें हम यही समझ जाएंगे। गुडविल की वैल्यू क्या बोली गई है आपसे? ये पहले तो देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में क्या लिखा है। व्हाट इज मेंशन इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस? क्या लग रहा है ये देख के आपको? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस देख के क्या लग रहा है कि भाई आपको क्या करना होता है? करंट से प्रीवियस माइनस करना होता है। 1 लाख -50 -50, व्हाट इज योर प्रॉफिट? 1,50,000। 1,50,000 प्रॉफिट है। पता चला इसको भी इससे माइनस कर देना? नहीं भाई, कोई बात नहीं, मैं रिवाइज कर रहा था, मालूम है मुझे, करा चुका मैं, इससे नीचे तक करा चुका मैं, इसके आगे वाला करना है मुझे। ये मैं डिस्कस कर दिया था। हाँ, इसका इसका मैंने डिस्कशन कर लिया था, बहुत तेजी से किया था, इसलिए इसको कर रहा हूँ। गुड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये माइनस माइनस करेगा तो इसका आंसर कितना बनता है? दिस विल बी 1,50,000। ऐसे चलता है। ये वैल्यू ऐसे क्या होगा, गुडविल अमोर्टाइज हो गई, कहाँ जाएगा? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। ये कॉपीराइट की वैल्यू बढ़ गई है, क्या कहलाएगा? इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। और पेटेंट की वैल्यू जीरो थी, कितनी होगी? 40,000। लेकिन यहाँ एक एडजस्टमेंट है। पेटेंट अमोर्टाइज ड्यूरिंग द ईयर इज 20,000। ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की फिगर यहाँ चली गई, गुडविल अमोर्टाइज यहाँ चली गई, पेटेंट कितने के, पेटेंट अमोर्टाइज कितने बोल रहे हैं? 20,000 चली गई। परचेज ऑफ कॉपीराइट भी हो गया। ये पेटेंट कहाँ से आ गया ये तो बड़ी समस्या हो गई। आइए इसे सॉल्व करते हैं एक पेटेंट अकाउंट बनाकर। ठीक है, वैसे मैं समझाऊंगा तो मुश्किल लगेगा, बट इफ आई मेक एन अकाउंट आपको समझ में आएगा आराम से। भाई जैसे मशीनरी अकाउंट बनता है वैसे पेटेंट अकाउंट बनाएगा। हमने बना लिया यहाँ पर कौन सा अकाउंट? पेटेंट्स अकाउंट। पेटेंट अकाउंट ऐसे बना लिया, देखो कैसे। पेटेंट अकाउंट के अंदर मैं डेबिट क्रेडिट नहीं लिख रहा हूँ, मुझे सिर्फ अकाउंट बनाना है, आई एम जस्ट डूइंग दैट। बताइए, व्हाट वाज बैलेंस बीडी? बैलेंस बीडी कितना था पेटेंट अकाउंट का? आपके क्वेश्चन में कितना लिखा है? जीरो था, कुछ नहीं था, तो निल है। व्हाट इज बैलेंस बीडी? बैलेंस बीडी कितना लिखा? 40,000। इसको क्लोज करते हैं, इसे क्लोज करते हैं। क्वेश्चन में एक बात और गिवन है कि पेटेंट अमोर्टाइज हुए हैं। पेटेंट अमोर्टाइज हुए तो इस तरह लिखूंगा मैं क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमोर्टाइज्ड। अमोर्टाइज कितने के अमोर्टाइज हुए? 20,000 के। टोटल करिए कितना हुआ? 60,000। टोटल करिए कितना हुआ? 60,000। यहाँ क्या आ जाएगा? बैंक। बैंक बोलकर क्या हो गया? परचेज हो गया, परचेज। कितने का? 60,000 का। देखो, क्लोजिंग वैल्यू का कोई यूज नहीं है। पेटेंट अमोर्टाइज कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग में प्लस। तो बहुत पहाड़ी चीज थोड़ी कर रहे हैं हम लोग, प्रोसेसिंग में समय लग रहा है। अरे अच्छा, बचपन में लेजर अकाउंट नहीं पढ़े थे ना? ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये कोई नहीं, ये कहाँ चला जाएगा? ऑपरेटिंग में प्लस। और ये कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग में माइनस। ऐसा करके तो सोचो, पेटेंट की वैल्यू शुरू में कुछ नहीं थी, ठीक है जी, और पेटेंट अमोर्टाइज भी हुए हैं, और पेटेंट आखिर में 40 के बच रहे हैं। तो 40 बचे हैं और 20 अमोर्टाइज हुए, तो टोटल ओपनिंग वैल्यू नहीं थी, खरीदा कितने का? 60 का खरीदा था। ऐसा भी कर सकते हैं, अकाउंट बना के कर ले तो ज्यादा अच्छे से हो गया। सो दिस इज हाउ वी हैव डन इट। इस तरह से हमने इसका सोल्यूशन यहाँ निकाला। देखो ये वाला, ये ना, ये आपको अभी सोल्यूशन में दिखेगा। देखो यहाँ पर ये लिखा, परचेज ऑफ पेटेंट आपका कर दिया, कॉपीराइट तो आसान था। हाँ, अब बारी आती है, ये बड़ा दुखी करता है ये वाला एडजस्टमेंट लोगों को, कि आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूटिलाइज करके क्या कर दिया? बोनस शेयर इशू कर दिया।
है ना? ये क्वेश्चन में आएगा आपके पास, काफी अच्छे तरीके से आएगा। वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ध्यान से। 10 लाख से कितना बढ़ गया ये? 15 लाख। किया था इसका डिस्कशन पिछली क्लास में, ये भी डिस्कस किया था मैंने आपको। और तेजस्वी बालक ने पूछा था कि वो अगला हो जाए तो क्या हो जाए, ये वही कहानी है। आप देख रहे हैं 5 लाख के आपके क्या बढ़ रहे हैं? शेयर। और 5 लाख का क्या माइनस हो रहा है? रिजर्व्स। तो कैश फ्लो तो हुआ ही नहीं, कोई एंट्री नहीं बननी इसकी। लेकिन इस कंडीशन में शेयर कितना बढ़ रहे हैं? 8 लाख से। और रिजर्व कितने से घट रहा है? 5 लाख से। तो कितने का डिफरेंस हो गया? 3 लाख। 3 लाख फाइनेंसिंग का क्या है? इनफ्लो है। 3 लाख फाइनेंसिंग का इनफ्लो कहलाएगा। और वो 5 लाख की कोई एंट्री नहीं करनी थी। दैट वाज डन। इसलिए मैं इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। अब आ जाइए किसमें, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स में। ओपनिंग वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू इंटरेस्ट की दे रखी है, इन्वेस्टमेंट की दे रखी है। और उसके साथ साथ क्या दे रखा है? 10%। इसे कहते हैं इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। 10% डिबेंचर है तो मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। 12% प्रेफरेंस शेयर है तो उसका मतलब क्या हो रहा है? डिविडेंड निकलेगा। निकलेगा। ठीक है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कहीं इक्विटी तो नहीं है, कि इक्विटी में इंटरिम डिविडेंड तो नहीं दिया, इक्विटी में आपने फाइनल डिविडेंड तो नहीं दिया। ऐसे करके कहानी चलती है। लेकिन इसका शेयर कैपिटल से नहीं कंपैरिजन करेंगे, हम असेट्स की तरह ट्रीट करते हैं। 3 से 2 लाख। और मैंने आपको एक कहानी बताई थी क्या? इफ इन्वेस्टमेंट परचेज इन द बिगिनिंग, तो इंटरेस्ट किस पे लगता है? क्लोजिंग पे। क्लोजिंग पे खरीद लो, किस पे लगेगा? बिगिनिंग पे। ये बात ना आप नोट कर लीजिए एक जगह पे, कि इफ शेयर्स या डिबेंचर्स इशूड या रिडीम्ड, इशूड या रिडीम्ड एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, देन इंटरेस्ट, देन देन हम लिखेंगे देन डिविडेंड या इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग वैल्यू, ओपनिंग वैल्यू पे। ठीक है। एक। और इफ शेयर्स या डिबेंचर्स इशूड या रिडीम्ड एट द एंड ऑफ द, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर, देन डिविडेंड या इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड, विल बी कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग वैल्यू, ओपनिंग वैल्यू पे। रुक जा, बिगिनिंग में होगा तो क्लोजिंग वैल्यू पे ना। गलत बोल दिया ना, एक चीज गलत बोली है। अगर आपने बिगिनिंग में कर दिया तो कौन सी वैल्यू पे जाएगा? तब क्लोजिंग वैल्यू पे जाएगा। तब किस पे जाएगा? क्लोजिंग वैल्यू पे। और अगर आपने क्या कर दिया है, तब ये क्लोजिंग वैल्यू पे जाएगा। और यहाँ क्या जाएगा ये? इट विल गो ऑन द ओपनिंग वैल्यू। इसका ध्यान रखना। ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी है। अगर इन्वेस्टमेंट साल के शुरू में खरीदा तो इंटरेस्ट किस पे दिया जाएगा? क्लोजिंग वैल्यू पे। और अगर आखिर में तो किस पे दिया जाएगा? ओपनिंग में। लेकिन अगर बीच में हो, मिड में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओपनिंग वैल्यू कब तक ओपनिंग रही उस पर निकाल लीजिए, उसके बाद वाली वैल्यू पे निकाल लीजिए। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन याद है? बिल्कुल वैसी करते हैं। ये आप नोट कर लेंगे। अब जरा इन्वेस्टमेंट का हिसाब किताब देखते हैं। देख लें। चलिए। हाँ हाँ, तो ठीक है। इफ नथिंग मेंशन, इफ नथिंग इज मेंशन, देन डिविडेंड या इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग वैल्यू बाय गिविंग अ सुटेबल नोट। एक नोट दे देंगे बस।
इट हैज बीन अज्यूम्ड कि ये कब से हुए, साल के आखिर में हुए शुरू। अच्छा एक बात बता मुझे, तुमने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए, ठीक है? जब तुमने वो पैसे एक साल रखे तभी तुम एलिजिबल हो इंटरेस्ट लेने के लिए, ठीक? साल के शुरू में मेरी लायबिलिटी थी डिबेंचर की 10 लाख रुपए की, और साल के शुरू में वो 10 से बढ़कर 15 हो गई, तो इंटरेस्ट 10 से बढ़कर 15 हो गई। ओपनिंग वैल्यू तो 10 दिखेगी लेकिन क्लोजिंग 15 दिखेगी ना। लेकिन वो 10 से 15 तो मेरा 31 मार्च नहीं 1 अप्रैल को हो गया, तो भाई क्लोजिंग पे इंटरेस्ट लगेगा ना, वो क्लोजिंग पे नहीं लगेगा। 31 मार्च की मेरी बैलेंस शीट गिवन है, और 1 अप्रैल को मैंने नए डिबेंचर इशू कर दिए, तो पिछले साल तो 31 मार्च है 10 लाख, और 1 अप्रैल को 15 हो गए। तो लेकिन पिछली बैलेंस शीट में तो 10 दिख रहे हैं, आपकी बैलेंस शीट में 15 दिख रहे हैं। तो 10 से 15 हुए कब? 1 अप्रैल को ओपनिंग डेट पे हुए ना, तो इंटरेस्ट क्लोजिंग डेट पे लगेगा। लेकिन अगर वो 10 से 15 31 मार्च इस साल के आखिर में हुए, पूरा साल तो मेरे पास 10 लाख था, आखिर में 15 हुआ, तो ओपनिंग वैल्यू पे तो इंटरेस्ट लगाऊंगा। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का होता है, ऐसे डिविडेंड का होता है ना? अच्छा एक और चीज ध्यान रखिएगा, डिविडेंड जो होता है ना वो इंटरेस्ट तो टाइम पीरियड के हिसाब से कंसिडर होता है, लेकिन डिविडेंड में टाइम पीरियड कंसिडर नहीं होता है, ठीक है? एक और चीज लिख लीजिए यहाँ पर, इन द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट टाइम पीरियड इज कंसिडर्ड, ठीक है? वाइल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड टाइम पीरियड इज नॉट कंसिडर्ड, नॉट कंसिडर्ड। मान लो कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करे 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई तक आपके पास कितने शेयर थे उस पर डिविडेंड मिलेगा। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर तक आपके पास कितने शेयर थे उस पर डिविडेंड मिलेगा। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल में आपके पास कितने डिविडेंड थे उस पर इंटरेस्ट डिविडेंड मिलेगा, वहां टाइम पीरियड नहीं कंसिडर होता। लेकिन अगर कंपनी ने डिबेंचर पर इंटरेस्ट देना है, तो याद है डिबेंचर के चैप्टर में टाइम पीरियड कंसिडर होता था। जुलाई को डिबेंचर इशू करे, साल में 2 बार है, पहले 3 महीने में, फिर 6 महीने में, 9 महीने का इंटरेस्ट लगता है। लेकिन शेयर में ऐसा नहीं होता। शेयर में होल्डिंग जिस दिन आपके पास शेयर है उस दिन अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा, यू आर एलिजिबल। जैसे मान लो आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए 31 मार्च को, ठीक है? या मान लो 15 अक्टूबर को खरीद लिए, कंपनी ने बोला कि हम 31 अक्टूबर को डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, 15 अक्टूबर को आपके पास शेयर आ गए, अब डिविडेंड आपको मिलेगा, जिसने बेच दिया उसे नहीं मिलेगा। इसीलिए जब प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर बेचे जाते थे पुराने जमाने में फिजिकल शेप में, तो बेचने की कंडीशन होती थी एक्स इंटरेस्ट, जो डील है वो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, या कम इंटरेस्ट मतलब क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। मतलब डिविडेंड में एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड वाली बात होती है, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट वाली बात होती है डिवेंचर की भी। बट डिवेंचर बिक रहे हैं, अब मालूम है कि मुझे डिवेंचर में इंटरेस्ट 30 सितंबर और 31 मार्च को दिया जाना है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो मेरी फाइनेंशियल कंटीजेंसी है, इमरजेंसी है, मैंने क्या कर दिया, 1 सितंबर को डिवेंचर बेच दिए, 5 महीने तक डिवेंचर मैंने अपने पास रखे थे, आई एम एलिजिबल टू गेट इंटरेस्ट फॉर 5 मंथ्स। जो नया वाला बंदा उसे 1 महीने का मिलना चाहिए। तो जब मैं डिवेंचर बेचूंगा ना, तो क्लॉज लगाऊंगा एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। हम बोलते हैं देख भाई, ये तुझे मैं डिवेंचर बेच रहा हूँ, तो तुझे अभी 6 महीने का इंटरेस्ट मिलने वाला है, इसमें से तुझे इंटरेस्ट सिर्फ 1 ही महीने का मिलना था, 5 महीने का तो मेरा था, पैसा एडजस्ट कर, वो कर देता है। तो वो कंडीशन आप जब सीनियर क्लासेस में जाएंगे ना, डिवेंचर पढ़ेंगे, रिडम्पशन एक्सक्लूड एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट की कंडीशन होती है, ठीक है? डिविडेंड के साथ ये परेशानी नहीं होती है, वो तो जिस रेट में आपने होल्ड करा उसी रेट का मिलेगा आपको, ठीक है जी? तो ध्यान रखना, डिवेंचर की कैलकुलेशन में टाइम पीरियड लगता है, डिविडेंड की कैलकुलेशन में टाइम पीरियड नहीं कंसिडर होता। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में टाइम पीरियड लगेगा, डिविडेंड की कैलकुलेशन में टाइम पीरियड नहीं लगेगा, तो ध्यान रखेंगे। अभी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको मैं। चलो अब यहाँ आ जाइए, इनमें इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड से लगना है। आप बोलेंगे सर कहाँ लिखा है पर एनम? अरे भाई ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर कोई चीज दे रखी है, या इन्फॉर्मेशन के अंदर कोई चीज दे रखी है, तो इसका ऑब्वियसली मीनिंग होता है पर एनम, साल भर टाइम पीरियड के हिसाब से होता है, ऐसा करके, ठीक है जी? अब मुझे बताइए,
2 से 3 लाख हो गया ये 2 से कितना लाख हो गया, 3 लाख। व्हाट डज इट मीन? 2 से 3 लाख का मतलब क्या हुआ? ये 2 से 3 का क्या मतलब हुआ? कि आपने परचेज कर लिया, कहाँ चला गया, कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर क्या दिखाया जाएगा? ये आउटफ्लो दिखाया जाएगा। ठीक। आओ। 10%। अच्छा। इन्वेस्टमेंट परचेज एट द एंड ऑफ द ईयर, तो इंटरेस्ट किस पे लगना? ओपनिंग वैल्यू पे। ओपनिंग वैल्यू कितनी? 2 लाख का 10% कितना? 20,000। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नॉन ऑपरेटिंग है। कहाँ माइनस हो जाएगी? देखो यहाँ पर, ये इधर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगी। कहाँ जाके जुड़ेगी? इन्वेस्टिंग के अंदर जाके जुड़ेगी। ठीक है, कैसे जुड़ेगी? देखिए ऐसे जुड़ेगी। यहाँ देखिए, ये देखिए, यू कैन सी हियर, क्या दिख रहा है देखो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जोड़ दिया और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस कर दिया। ठीक। अब किसी के मन में ये सवाल आता होगा कि कई बार इंटरेस्ट एक्रूड भी तो हो जाता है, ड्यू हुआ लेकिन मिला नहीं, जैसे डिविडेंड पेबल था। बिल्कुल होता है। कैसे होता है आइए दिखाता हूँ। और ये थोड़ा सा अलग से हटके केस है। यहाँ देखिए, 10% इन्वेस्टमेंट 2 लाख से घटकर कितने हो गए? 180 हो गए। इसका मतलब आपने इन्वेस्टमेंट बेच दिए। इन्वेस्टमेंट बेच दिए तो क्या होगा? इन्वेस्टिंग का क्या हो जाएगा? इनफ्लो। ये रहा, इन्वेस्टमेंट बेच दिया। कितनी वैल्यू दिख रही है? 20,000 प्लस दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। इन्वेस्टमेंट साल के आखिर में बेचे तो इंटरेस्ट कौन सी वैल्यू पे लगेगा? ओपनिंग वैल्यू पे। कितना परसेंट लगेगा? 20,000। तो आप क्या करेंगे? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में क्या ऐड कर देंगे? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 20,000 ऐड कर देंगे। क्यों? चाहे वो मिले ना मिले, इनकम तो है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में जोड़ गई थी। ठीक है, इसलिए माइनस कर दिया। माइनस कर दिया लेस। ठीक है जी, ये बात ठीक है। करेक्ट। अब यहां माइनस करा तो ये इन्वेस्टिंग के अंदर जाके प्लस होनी चाहिए। इन्वेस्टिंग के अंदर जाके हमने क्या कर दिया? इंटरेस्ट प्लस कर दिया। लेकिन 2 लाख का 10% कितना बनता है? 20,000। उसमें से 6,000 तो अभी आपको मिला ही नहीं। टोटल इनफ्लो कितने का हुआ? 14,000 का हुआ। डिविडेंड पेबल की कंडीशन याद है? वैसी है ये। तो ये हमने क्यों ऐड, इसको माइनस क्यों किया ऊपर? क्योंकि ये हमारे इनकम के अंदर क्या हो गया था? क्रेडिट हो चला था। अप्रूवल प्रिंसिपल था। चाहे मिले ना मिले, लिखना था, पूरा लिख दिया। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से एडजस्ट हो गया ये। इसलिए हमने क्या किया? यहाँ से माइनस किया। जहां इसे जोड़ना था वहां जब गए, पता चला 6,000 तो हमें मिला ही नहीं। तो आपको मिला कितना? 14। इनफ्लो कितने का हुआ? 14 का। 14 ही लिखेंगे यहाँ पर। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसे करंट एसेट्स की तरह क्या करते हैं, इंक्रीज डिक्रीज में डाल देते हैं। नहीं करना है इसे। कि भाई ये क्या हो रहा है? 0 से 6 हो गया, इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस कर दो। वहां नहीं माइनस करना। माइनस ये होगा, लेकिन कहाँ से माइनस होगा? इन्वेस्टिंग के अंदर जाके एडजस्ट होगा। इसका ट्रीटमेंट ऐसा होता है, तो ये ध्यान रखना। ये बहुत जल्दी दिमाग से निकलने वाला ट्रीटमेंट है। बहुत ही एक्सेप्शनल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट होता है, दिखता नहीं किताबों में आसानी से। तो नोट्स में आपके पास डाला हुआ है। अब आ जाइए केस सी। ये करके दिखाइए मुझे। इसको करके दिखाइए फटाफट, जैसे करिए। ये काफी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आया, सबका गलत होता है। करके दिखाइए इसको। रिजर्व की क्रिएशन जो होती है उसका सोर्स होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कभी रिजर्व प्रीमियम से नहीं बनता है। रिजर्व दो तरह के बनते हैं, रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व्स बनते हैं, जनरल रिजर्व बनते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट से, नॉर्मल प्रॉफिट से। और कैपिटल रिजर्व कहाँ से बनते हैं? कैपिटल गेन से। कैपिटल रिजर्व बनाने का एग्जांपल कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, वो जो प्रॉफिट था, आपने उसको क्या किया? उस रिजर्व बना दिया। कौन सा रिजर्व बना उससे? कैपिटल रिजर्व बना। ठीक है। अगर कहीं क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व दिखता होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं कैपिटल गेन हुआ है। कैपिटल गेन का मतलब आपने किसी इन्वेस्टमेंट को बेचा, और इन्वेस्टमेंट को बेचने से जो प्रॉफिट हुआ उससे आपने क्या बना दिया? रिजर्व बना दिया। लेकिन चाहे वो इन्वेस्टमेंट को बेचे चाहे रेवेन्यू, निकलता तो प्रॉफिट लॉस से ही है वो। निकलता तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से आएगा। क्योंकि भाई जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड में या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में क्या करते हैं आप? ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग सारी इनकम तो जोड़ते हो ना उसके अंदर। ठीक है, तो आइए यहाँ देखते हैं। रिजर्व सरप्लस में 10,000 का इंक्रीज हो रहा है। रिजर्व सरप्लस में 10,000 का इंक्रीज हो रहा है, क्यों हो रहा है इंक्रीज? ये कैपिटल रिजर्व बना है फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ था, उसको आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में से ना ले जाकर क्या कर दिया? सीधा किसमें कन्वर्ट कर दिया? कैपिटल रिजर्व में कन्वर्ट कर दिया। वो कैसे होता है देखा आपने? फोर फीचर का जब पैसा बच जाता है तो आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में थोड़े लेके जाते हो। क्या करते हो? शेयर फोर फीचर के पैसे को सीधा कहाँ भेज देते हो? कैपिटल रिजर्व में भेज देते हो। तो अगर फोर फीचर का पैसा आपने कैपिटल रिजर्व में भेजा, डज इट इफेक्टेड योर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस? नहीं। प्राइमरीली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं किया उसने। लेकिन यहाँ क्या होता है
गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो कोई हुआ तो मैं उसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में ले जाऊंगा, फिर वहां से कैपिटल रिजर्व बनाऊंगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। क्या लिख रहे हैं? रिजर्व और सरप्लस में जो कैपिटल रिजर्व बना है वो कैसे बना है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी कि ये जो रिजर्व इंक्रीज हुआ, क्या इससे आपका प्रॉफिट एंड लॉस या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस इफेक्टेड हुआ था? नहीं हुआ था। डायरेक्ट आपने क्या कर दिया? कैपिटल रिजर्व बना दिया। तो जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस इफेक्ट ही नहीं हुआ तो उसमें प्लस या माइनस होने का सवाल ही नहीं बनता। ये इस क्वेश्चन का क्रक्स है। तो कैसे देखें जरा इस क्वेश्चन का क्रक्स कैसे? देखिए, तो इन्वेस्टमेंट 90 से कितना हो गया? 80 हो गया। कितने का डिक्रीज है? 10,000 का डिक्रीज है। देख रहे हैं, 90 से घटकर 10,000 हो गया। और इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड कर दिया था आपने। आपने इन्वेस्टमेंट कितने? तो अब हमें क्या बनाना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। आओ बनाते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये देखिए, जैसे हमने बनाया था ना यहाँ पर प्लेटेंट अकाउंट, यहाँ बना देते हैं कौन सा अकाउंट? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। वैल्यू बता दीजिए मुझे क्या क्या है, बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी। बताइए इन्वेस्टमेंट की ओपनिंग वैल्यू कितनी है? रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। हाँ, अब बोलिए क्या है? बैलेंस बीडी कितना है? 90, 90,000। बैलेंस बीडी इज 90,000। ये हम बना रहे हैं 10% इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। ठीक है जी। बैलेंस सीडी कितने का? 80,000 का। ठीक है जी। ऐसे करके। और सुनो, क्वेश्चन में एक बात और लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? कि ये इन्वेस्टमेंट जो है वो 40,000 के इन्वेस्टमेंट बेचे हैं, और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट गिवन है, और प्रॉफिट भी है। तो 40,000 का इन्वेस्टमेंट कितने में बिका? 50 में बिका। तो मैं इस तरफ जाऊंगा जब, तो पहले मुझे ये बता कि 40 का इन्वेस्टमेंट 50 में बिका ही नहीं बिका, ये कंडीशन में डाउट है कोई? तो रुक जाओ अभी। फिर हम यहाँ लिखेंगे बैंक। बैंक लिखेंगे क्या? सेल। कितने का बेचा आपने इसको? 50,000 का बेच दिया। एवरीबडी ओके। 40 की जगह 50 क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 40 के बेचे हैं, और 10,000 का प्रॉफिट है। तो सेल्स प्राइस कितना हो गया? 50,000। 50,000 का सेल्स प्राइस हुआ तो 10,000 का प्रॉफिट आता है। याद है मशीन अकाउंट में प्रॉफिट किस तरफ? इस तरफ आता है। क्या बोल के आता है? 10,000। नॉर्मली क्या लिखते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में क्या करते हैं? गेन करते हैं, गेन। ऐसे। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस नहीं करना, क्योंकि आप इस गेन को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में थोड़े लेके गए। क्या किया आपने? सीधा सीधा, सीधा सीधा किसके थ्रू से ठीक करा है? इसे कैसे ठिकाने लगाया आपने? आपने कहा यार पहले प्रॉफिट में ले जाएंगे, फिर कैपिटल में ले जाएंगे, रिजर्व में, सीधा कैपिटल रिजर्व में ले चलते हैं। आपने कर दिया एंट्री। क्या कर दिया आपने यहाँ पर? कैपिटल रिजर्व रख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंक्रीज इन कैपिटल रिजर्व है उसने मेरे प्रॉफिट को टच नहीं किया, तो उसको माइनस करेंगे नहीं। गेन को हम क्या करते हैं जनरली? माइनस करते हैं ना, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोलकर। इसको नहीं माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि ये मेरे प्रॉफिट को नहीं टच करके गई। ये सीधा कैपिटल गेन रिजर्व कैसे बना? मेरे गेन से बना। और वो गेन मैंने कहा नहीं डाला था? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में नहीं डाला था। तो अगर कोई गेन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में ऐड होता तो ही तो माइनस करूंगा मैं। अगर ये ऐड ही नहीं हुआ तो इसे माइनस क्यों करना है? सो क्या इंपैक्ट हुआ इसका? ओपनिंग वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ना था। सेल कहाँ चली जाएगी? इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाएगा। इसका कोई इफेक्ट नहीं जाना, खत्म, इसका इफेक्ट खत्म हो गया। ये मेरे प्रॉफिट में जुड़ा ही नहीं, तो मेरे प्रॉफिट से माइनस ही नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कैपिटल रिजर्व की जगह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस लिखता तो क्या हो जाता? मेरे प्रॉफिट से ये माइनस होता। कैश फ्लो को ठीक करने के लिए करता। तो देखिए, यहाँ देखिए इसका आंसर अब, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया हुआ है, दिख रहा है? देख लो बेटा पहले तो, फिर मुझे समझ लेना उसके बाद। ये आपकी बैलेंस बीडी रखी, ये बैलेंस सीडी रखी। सेल प्राइस कितना हो गया? 50,000 का। ठीक है जी। कैपिटल रिजर्व कितने का आपके पास? 10,000 का। और अभी भी बैलेंसिंग फिगर बच रही है। सुनो, अभी भी बैलेंसिंग फिगर बच रही है, वो कितने की है? 30,000 की। तो ये बैलेंसिंग फिगर परचेज क्या है? इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। और ये क्या है? इन्वेस्टिंग का क्या? इनफ्लो। और ये जो 10,000 नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट की तरह एडजस्ट होना था, वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सीधा कैपिटल रिजर्व में चला गया। अब आपका सोल्यूशन देखिए। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में ओ, ओ, ये क्या कर रखा है? दिस इज रॉन्ग। हाँ, इंटरेस्ट तो जाएगा, इंटरेस्ट तो जाएगा। इंटरेस्ट तो चला गया यहाँ पर, ठीक है। और इंटरेस्ट यहाँ ऐड हो गया। देखो ऊपर माइनस हुआ तो नीचे क्या चला गया? इंटरेस्ट प्लस हो गया अपनी जगह पे। बाकी वो दूसरा वाला पार्ट नहीं करा, कैपिटल रिजर्व वाला नहीं करा। हाँ, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, योर आंसर इज डन। वही करेंगे। वैसे करेंगे, सुन, बैंक करेंगे, बैंक डेबिट करेंगे।
ठीक है, और सेल क्रेडिट करेंगे, नहीं नहीं, बैंक करेंगे डेबिट, इन्वेस्टमेंट करेंगे क्रेडिट, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस क्रेडिट करना चाहिए था मुझे, लेकिन अब स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस तो लिख नहीं रहा मैं, सीधा कैपिटल रिजर्व लिखेंगे। अरे बाबा, फिर वही कहानी हो गई। आइडियली ये होना चाहिए था कि बैंक इधर से माइनस हुआ, अगर सिर्फ 40 यहाँ से माइनस होता इधर बैलेंसिंग फिगर ही ना आती, नहीं आती ना। लेकिन अगर 10 इधर जुड़ गया तो भाई बैलेंसिंग फिगर इधर ही तो बनेगी। ये प्रॉफिट यहाँ जो दिख रहा है ना, इट इज मेयरली अ बैलेंसिंग फिगर। अकाउंटिंग अकाउंटिंग में एंट्री नहीं चाहिए। अकाउंटिंग में तो देखो एंट्री 40 से जा रही है, लेकिन जब आप क्रेडिट साइड, अच्छा मुझे बताइए, इन्वेस्टमेंट की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 40 है ना, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट से जो वैल्यू बाहर जानी चाहिए वो तो 40 ही जानी चाहिए, लेकिन आप तो 50 बाहर निकाल रहे हो। 50 बाहर क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि आप प्रॉफिट जोड़ रहे हो उसमें। अगर प्रॉफिट इधर जुड़ा तो भाई प्रॉफिट इधर भी तो जुड़ेगा, तो वो बैलेंसिंग है। हाँ, वो बैलेंसिंग फिगर है वो। और सुनो, फिर तुम सिर्फ यहाँ 40 लिखते हो तो प्रॉफिट कहाँ दिखाओगे? अरे तो कैपिटल रिजर्व तो बन ही नहीं रहा, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बन रहा है ना। इसीलिए यहाँ जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, काउंटिंग एंट्री में इसका जस्टिफिकेशन ही नहीं है। ये क्या, अगर इधर 40 प्लस 50 हुआ, 10 आपने यहाँ जोड़ा है, तो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट की इस तरफ दिखती है वो। हाँ, अगर लॉस होगा तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई 40 की चीज 30 में बेची थी, 30 दिखेगा, लॉस दिखेगा। ओपनिंग वैल्यू में 40 जुड़ा हुआ है, 40 बराबर हो गया। लेकिन यहाँ ये 40 यहाँ ओपनिंग वैल्यू में जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ बाहर कितना जा रहा है, 40 प्लस 10 50 बाहर जा रहा है ना। तो जो 10,000 रुपए की एक्स्ट्रा फिगर आपको बाहर जाती हुई दिख रही है, उसका बैलेंसिंग इफेक्ट इस तरफ प्रॉफिट बोल के दिखाते हैं। इसीलिए इसीलिए जब कभी प्रॉफिट होता है वो तो मशीन अकाउंट में दिखता ही नहीं है, लेकिन हमारे पास वो बैलेंसिंग फिगर होती है, इसलिए दिखाना पड़ता है वैसा। ये हाँ, और क्या करूंगा मैं? हाँ, वही तो कह रहा हूँ ना तुम्हें, लेकिन तुम्हें 50 लिखना था, लेकिन तुमने 40 की जगह 50 निकाला, तो 10 तुमने इधर जोड़ा, तो 10 इधर प्रॉफिट बोल के दिखाओगे ना, तब बैलेंसिंग फिगर बनेगी। 10 यहाँ से कटा तो आपकी मशीन की वैल्यू 40 ही तो गई। तो जो प्रॉफिट इस तरफ दिखता है वो बैलेंसिंग फिगर होती है हमारी, क्योंकि आप क्रेडिट साइड में मशीन की कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जोड़ रहे हो। तो वो 10,000 कैसे एडजस्ट करोगे? अगर आप यहाँ 50 कर दोगे ना, कुछ नहीं रखोगे तो यहाँ तो वैक्यूम बन जाएगा ना। हाउ टू बैलेंस इस वैक्यूम? वो बैलेंस को सीधा सीधा प्रॉफिट बोल के लिखो। तो जो मशीनरी अकाउंट बना था वहां भी यही स्ट्रक्चर चलता था। तो दिस पार्ट इज डन। अब आप देखिए, यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है, here capital reserve is created from profit on sale of investment and not from statement of profit and loss, hence will not be adjusted in cash flow statement। अगर ये प्रॉफिट में से निकलता तो फिर हम उसको कैश फ्लो में एडजस्ट करते हैं, अब एडजस्ट नहीं करेंगे। शेयर इशू एक्सपेंसेस होते हैं भाई, देख लीजिए लास्ट पार्ट चल रहा है। शेयर इशू एक्सपेंसेस अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में हो तो उसका आउटफ्लो है वो। क्या है उसका? आउटफ्लो है। और अगर उसी साल राइट ऑफ हो गए तो ऊपर ऐड भी हो जाएगा। उसी साल राइट ऑफ, शेयर इशू एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होते हैं बेसिकली देखा जाए तो। हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और नीचे माइनस कर देंगे, फाइनेंसिंग से माइनस कर दिया और ऊपर ऐड कर दिया। अच्छा, लेकिन अगर शेयर इशू एक्सपेंसेस किसी पिछले साल में हुए थे, अब हम उसे राइट ऑफ कर रहे हैं, तो क्या ट्रीटमेंट बनेगा? देखिए ये रहा, ये रहा। यहाँ हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है इस जगह पे कि share issue expenses and underwriting commission are shown as an outflow under financing activity. It is being an expense on issue of shares. If they are written off during the current year from the statement of profit and loss, अगर करंट ईयर को आपने इन्हें राइट ऑफ किया तो क्या करना पड़ेगा आपको? देन दे आर एडेड एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। और कहाँ से माइनस होगा? फाइनेंसिंग से माइनस होंगे। करंट ईयर में अगर आपके शेयर इशू एक्सपेंस हो गए तो करंट ईयर में राइट ऑफ करने हैं ना आपको, करंट ईयर से राइट ऑफ करने हैं आपको, या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करो। लेकिन अगर वो नहीं है तो क्या करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस राइट ऑफ करेंगे, तो मेरे प्रॉफिट को तो रिड्यूस कर दिया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल के क्या करूंगा, इसे मैं ऐड बैक करूंगा और फाइनेंसिंग से क्या करूंगा? माइनस करूंगा। शेयर इशू एक्सपेंसेस और क्या, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये हमारे क्या होते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होते हैं। कभी 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 हम क्या करेंगे, आईपीओ लाएंगे तब होगा। ऐसे थोड़ी कि हर महीने आईपीओ आएगा। आईपीओ एक कंपनी लाइफ में एक बार लाती है, 2 बार लाती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की तरह ट्रीट, तो शेयर इशू एक्सपेंस को ऐसे ट्रीट करना है। शेयर इशू एक्सपेंस एंड अंडरराइटिंग कमीशन आर रिटर्न ऑफ फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम द सिक्योरिटीज प्रीमियम कैपिटल रिजर्व, वैसे करते हैं। लेकिन कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ करना अब हट गया है। सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ हो गया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से राइट ऑफ होता है। कुछ एडजस्टमेंट नहीं, गलत है, वो इलीगल है। क्या बोला सेक्शन 52(2)? या तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है प्रीमियम से, कानून यही बोलता है, और किसी से कर ही नहीं सकते। अगर आप करेंगे तो आप शेयर होल्डर की प्रीशियस मनी को क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं। नहीं कर सकते ऐसा।
आइए देखिए मजेदार चीज देखिए। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस देखिए आपको 80 से 1 लाख, क्या करेंगे इसका? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होती है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है। पिछले साल वो 80 की थी, अब वो बढ़कर 1 लाख की हो गई, पैसा तो लग गया ना आपका। पिछले साल वो 80 करोड़ की थी, इस साल अब वो क्या हो गई? 100 करोड़ की हो गई। 20 करोड़ आपने और खर्च कर दिया। होते हैं ना मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट, 250 250 करोड़ के होते हैं। क्या है ये? इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो, नथिंग एल्स। क्या होगा ये? पेमेंट ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंस बोलेंगे उसको, कितने का? 20,000 का। इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो, खत्म। है ना? इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट आ जाए तो भी ऐसे ही करना है। ये पास हो गया। दूसरा एग्जांपल, शेयर कैपिटल के बारे में भी इंफॉर्मेशन गिवन है। ये देखिए, यहाँ देखिए, ये इंफॉर्मेशन ऐसे इंफॉर्मेशन। देखो जरा, मैं आपके साथ साथ बताता चलूंगा कैसे ट्रीट करना, फिर सोल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले 5 लाख से 1 लाख कहाँ जाएगा? ये फाइनेंसिंग के अंदर प्लस, एवरीबडी इज ओके। इक्विटी शेयर 5 से 6 लाख हो गया, मतलब क्या? शेयर इशू कर दिया। हाँ है ना, बोलो। अच्छा। और कह रहे हैं कि न्यू शेयर एंड डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2023। तो इंटरेस्ट या डिविडेंड किस पे दिया जाएगा? ओपनिंग वैल्यू पे। साल के आखिर में इशू तो इंटरेस्ट किस पे? ओपनिंग वैल्यू पे। बात ठीक है? चलो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में क्या लिखा जाएगा? +40,000। 15% डिवेंचर कितना लिखा जाएगा? +2,50,000। 10% डिवेंचर कितने लिखे जाएंगे? -1 लाख। भाई ये फाइनेंसिंग के अंदर प्लस, ये फाइनेंसिंग के अंदर माइनस। हाँ या ना, बोलो। वो आउटफ्लो इनफ्लो। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इसको बाद में टच करेंगे। पहले 10% डिवेंचर को देख लेते हैं। 10% डिवेंचर पे इंटरेस्ट कौन सी वैल्यू पे लगेगा? 3 लाख पे, 2 लाख पे? कितने पे लगेगा? 3 लाख पे। कितना इंटरेस्ट लगेगा? 30,000। क्या करना होगा? ऊपर ऐड और फाइनेंसिंग से माइनस। एवरीथिंग इज क्लियर। 15% डिवेंचर पे इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 5 लाख पे। कितना बनेगा? 75,000। कितना आउटस्टैंडिंग है? 5। तो आउटफ्लो कितने का होगा? 70 का। अबे, 5 लाख का 15% 75,000 होता है। ऊपर ऐड कितना होगा? 75। नीचे माइनस कितना होगा? 75 माइनस आउटस्टैंडिंग, डिविडेंड पेबल वाला कंसेप्ट। 70 का ये होगा। ठीक है, इसीलिए इतनी लंबी चौड़ी कहानी सिखाई थी। अब जरा देखें कि सोल्यूशन में क्या गिवन है। क्या चीज? ठीक करो उसको, वो गलत है। ये वैल्यू ऐसी, ये वैल्यू जो थी यहाँ पर, इसको ठीक कर देना, ये करेक्शन है। ये जो वैल्यू आपकी 5 से 6 जा रही है, पहले सोल्यूशन में देखिए क्या लिखा है। पता चला कि मैंने ऊपर ही गलत लिखा। सोल्यूशन में शेयर कितने का जा रहा है? 1 लाख का ही जा रहा है ना? तो ठीक है, आपको ये ठीक करना है। मेक अ करेक्शन ईयर। ये जो है ये वाला पार्ट, ये 5 से कितना करना है? 6 लाख ही करना है इसको, ऐसे। ऊपर ठीक है वो, 5 to 6 होना है, 750 नहीं होना है। हाँ करेक्ट, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, रुक जाओ। रिजर्व सरप्लस की वैल्यू कितनी दिख रही है नंबर 2 में? 50 से 90। अरे ठीक करना, ये गलत हो गया कुछ। 50 से 90 ठीक कर दीजिए इसको। और 5 से कितना होना था ये? नंबर 3, हाँ। 5 लाख से कितना होना चाहिए था? ये होना चाहिए था कितना? 8 लाख, और दिस शुड बी 9,50,000। ऐसे ऐसे ठीक कर लीजिए इसको, उसके हिसाब से चल रहे हैं। वहां नहीं है ना? हाँ, ठीक है। सो यू गॉट इट। अभी बातें क्लियर है। अब इसको इसको करेक्शन कर लीजिए, पहले इसके अंदर ये वाली करेक्शन कर लीजिए। 5 से 6 कर लीजिए, और 50 से 90 की करेक्शन कर लीजिए। इस कलेक्शन को मैं नोट्स में अपडेट कर दूंगा। छूट गया ये। चले, बोलूं आगे? अब क्या करना है देखिए जरा ध्यान से। अब इसका सोल्यूशन देखिए आप यहाँ पर। सब कुछ ठीक है, एक छोटी सी चीज में फर्क था, ये वाले अमाउंट में, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी सारी मैनेजेबल है। अब देखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन 15% डिवेंचर फुल वैल्यू पे जाना, कोई परेशानी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर फुल वैल्यू पे जाना, कोई दिक्कत नहीं है।
प्रॉफिट की फिगर आपके सामने 40 लाख है, देयर इज नो इशू। शेयर इशू शेयर 1 लाख से हो गया, 15% डिवेंचर 250 से हुआ, रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर 1 लाख से हुआ, इंटरेस्ट ऑन 15% डिवेंचर यहाँ है 15, 5 लाख का 75, आउटस्टैंडिंग था ना 5, तो आउटफ्लो कितने का है, सिर्फ 70 का। और जो इंटरेस्ट 10% था वो तो 30,000 से था ही। भाई कैसी बात कर रही है, तुम्हारा 75,000 का बनता था पेमेंट, 5,000 की पेमेंट अभी नहीं हो पाई है, 75 में से 5 की पेमेंट नहीं हुई, तो आउटफ्लो कितने का हुआ, आउटफ्लो कितने का हुआ। और देखो, और तुम ये जो बोल रही हो, ये पता कौन से साल में दिख रहा है, करंट ईयर में दिख रहा है ना, तो करंट वहां होता तो क्या होता, तब होता, तब मान लो यहाँ पर 3 होता और यहाँ 5 है, तो करंट ईयर में 2 का आउटस्टैंडिंग होता ना फिर। अब वहां 0 है और यहाँ 5 है, तो करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग 5,000 का हुआ ना। अब आप बोलेंगे कि ये तो, फिर आप बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपने ऊपर ऐड क्यों किया। अरे प्रॉफिट में से तो पूरा 75 ही माइनस हुआ होगा ना ड्यू होके। एक्रूअल प्रिंसिपल क्या कहता है, रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन व्हेन इट हैज टेकन प्लेस इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश सेटलमेंट, चाहे पेमेंट हो ना हो, एक्सपेंस तो था आपका, प्रॉफिट से तो -75 ही हुआ, लेकिन कैश फ्लो कितने का हुआ, 70 का हुआ। तो प्रीवियस का मैंने क्या करना, प्रीवियस तो पिछले साल का था ना, तो कुछ नहीं, फिर तो 75 माइनस होता नीचे से। प्रीवियस ईयर में 5,000 का था इंटरेस्ट पेबल, करंट ईयर में इंटरेस्ट पेबल कुछ है ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, पुराने वाले की पेमेंट तो अलग चीज है ना। पहले तो 75 ऊपर प्लस और नीचे माइनस, फिर 5,000 की दोबारा पेमेंट दिखा देते। हाँ, चले आगे, कैन आई प्रोसीड फर्दर। इसके बाद देखिए आगे, खत्म, फिनिश, इलेपो, इट्स गॉन, हो गया खत्म आपका। चलिए अब करते हैं क्वेश्चंस बड़े से। चलो टाइमिंग बिल्कुल ठीक है, आराम से हो गया, नहीं रुकिए इसको जिंदा रखते हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं बुक के। अब करते हैं क्या, अब उठा लीजिए कोई भी क्वेश्चन, है ना, तुम्हारे स्कूल में कोई क्वेश्चन बड़ा छोटा बड़ा आड़ा तिरछा कोई भी उठा लीजिए, उठा लो भाई, बोलो, मैं करके दिखाता हूँ। बोलिए, ये लीजिए, आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन उठाते हैं। और देखिए, ये 2 क्वेश्चन मेरी तरह से करना है, उसके बाद फिर आप फ्री हैं क्वेश्चन करने के लिए। पेज नंबर, चलिए कौन से पेज नंबर पे मुझे बताइए जरा एक बार, जो बड़े क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछाइए जिसमें खूब सारी एडजस्टमेंट्स हो, खूब बड़ी बैलेंस शीट हो जिसके अंदर। ये ले लेते हैं, मजेदार है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, 5 एडजस्टमेंट है इसमें, दिख रहा है, 5 एडजस्टमेंट है इसमें, टैक्स भी है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, रिजर्व भी है, शेयर प्रेफरेंस भी है, और करंट इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बनेगा वो एक नंबर पक्का, वो भी है, गुडविल भी है, ये बढ़िया है। लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 ले रहा हूँ, मेरे हिसाब से करना है। पहले बना लीजिए बड़े बड़े फॉर्मेट, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंस, याद है विदाउट एडजस्टमेंट वाले, वैसे फॉर्मेट बना लीजिए सब लोग फटाफट से। इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के फॉर्मेट। सबसे पहले क्या काम करेंगे, आप एक नंबर लेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, पहले उसे उठाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और अब देखना कैश फ्लो कितना आसान लगेगा। मैं कह रहा हूँ कितना बड़े से बड़ा क्वेश्चन आ जाए, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सीए के आईपीसीसी तक कैश फ्लो आपकी ग्रिप में है, आप संभाल लेंगे, बढ़ते हैं। तो ये देखिए, मैंने क्या किया, फॉर्मेट आपके सामने रखा, स्ट्रक्चर यहाँ पर। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्किंग नोट में जाएंगे, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी लिखा। और इसके बाद हमने क्या कर दिया, अगले पेज पे चले गए, इंक्रीज इन करंट एसेट्स डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस टैक्स करा। और नीचे, अरे बेटा नोट्स की तो हेडिंग लिखे हैं ये, कहाँ है नोट्स तुम्हारे, बेच खाए, ये वाला। फिर इन्वेस्टिंग लिखा, प्लस माइनस करना था, फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग के बाद हम क्या चलते हैं, सबसे नीचे की तरफ चलते हैं, सबसे नीचे यहाँ पर क्या करना होता है हम लोगों को, यहाँ पर ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का जो टोटल होता है, टोटल, यहाँ एक लाइन डाल देते हैं ऐसे, ठीक है। और यहाँ लिख रहा हूं मैं क्या, नेट
जगह छोड़ देता हूं। इन कैश एंड कैश इक्वलेंट्स ड्यूरिंग द करंट ईयर, ड्यूरिंग द करंट ईयर, ऐसे। प्लस ओपनिंग, प्लस क्या कर रहे हैं हम लोग, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट्स, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट्स, अंडरलाइन कर दिया। आपके क्वेश्चन में यहां देखिए जरा, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, करंट इन्वेस्टमेंट और कैश इन कैश इक्विवेलेंट है। पहले 1 मार्क्स को लेके चलते हैं। तो क्या करेंगे इधर, करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स, और यहां क्या लिख रहे हैं आप लोग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। बताइए मुझे, ओपनिंग कैश एंड ओपनिंग कितना है, ओपनिंग वैल्यू, व्हाट इज द ओपनिंग वैल्यू, देखो यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की ओपनिंग वैल्यू कितनी, करंट इन्वेस्टमेंट की ओपनिंग वैल्यू 15,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की ओपनिंग वैल्यू कितनी है, 81,000। इज दैट ओके विद यू? तो क्या किया, यहाँ चले गए इस जगह पे, और इसकी वैल्यू कितनी लिखी, 15,000, इसकी वैल्यू कितनी लिखी, 81,000। लाइन डाल दी ऐसे, ऐसे। इसका टोटल कितना आया, 96,000, यहाँ पॉजिटिव है ये। फिर यहाँ लिखा क्या, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट्स, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट्स, अंडरलाइन करा। फिर से क्या लिखा, करंट इन्वेस्टमेंट्स, क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट्स कितने के दिख रहे हैं, देखिए जरा, क्लोजिंग, ये दोनों हो चुके हमारे, ये वाले और ये वाले। ये 10 है और कितना है, 91 है। 10 और 91 कितना होता है बताइए, 10 और 91। तो ये है कितना, 10,000, और ये कितना है, 91,000। ठीक है जी, इसको लाइन डाल के क्लोज कर देते हैं ऐसे। व्हाट इज दिस वैल्यू, ये क्लोज कर दीजिए यहाँ पर, वैल्यू को यहाँ क्लोज, ऐसे। और यहाँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी तो है आपके पास, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ऐसे करके 91 कितनी वैल्यू बन जाएगी, 1,01,000। बताइए कितने का डिफरेंस है, देख पा रहे हैं, इसका इसका डिफरेंस कितना, 5,000 प्लस का है। तो क्या बोलूंगा, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एक नंबर पक्का हो गया आपका। यहाँ तक ठीक है जी। ये पार्ट लोग बहुत गलत कर रहे हैं, समझ ही नहीं आता क्या करना है इसका। आई होप दिस इज क्लियर। अब हमें एक काम और करना है, अगले पेज, इसे नोट कर लिया सबने, नोट कर लिया क्या, ये 1 मार्कर नोट कर लिया सभी ने, उधर से यस सर। छोटी। अच्छा, डाउट है किसी को, नमन को डाउट, ये नोट नहीं किया? सर, बता रहा था, नोट हो गया। चलो ठीक है। अब इधर वर्किंग नोट में ले चलते हैं, वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ऐसा कर देंगे ठीक है, और इसको अंडरलाइन कर देते हैं। यहाँ नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लेके चलेंगे, ठीक, अभी लेके चलेंगे उसको। आइए देखिए क्वेश्चन को उठा लेते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले कुछ नहीं करना, सबसे पहले एडजस्टमेंट उठानी है। आपको क्वेश्चन को टच ही नहीं करना। फिर से पूछ, हाँ, हाँ, तभी तो करता, रुक जाती थोड़ा सा, क्यों चली गई आगे, नहीं जाना था ना। देखो तो उसे सीखने का तरीका, आपको किसी भी फिगर को टच नहीं करना है। सबसे पहले एडजस्टमेंट सेटल करनी है आपने, कैसे उठाइए। नंबर 1, प्रपोज डिविडेंड 31 मार्च का बेकार है, यूजलेस है। क्या यूजलेस है, 24 का कितना, 50,000। क्या करेंगे इस 50,000 का, प्रपोज डिविडेंड क्या करना होता है, इधर चलिए, यहाँ एड प्रपोज्ड डिविडेंड, कौन से साल का, 2024 का, 2024 का। व्हाट इज द वैल्यू, 50,000। क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट जो भी निकलेगा उसमें 50,000 जोड़ देंगे। इज दैट फाइन, प्रपोज डिविडेंड को ऊपर जोड़ना है, और कहाँ जाना है प्रपोज डिविडेंड को लेके, आप फाइनेंसिंग में,
प्लीज यार मेरे साथ देखिए, लोग लिखने का टाइम दूंगा, पहले देख लीजिए। ये फाइनेंसिंग में चले गए, क्या लिखेंगे? माइनस प्रपोज्ड डिविडेंड कितने का? 50,000 का। ब्रैकेट में डाल के खत्म कर दिया। माइनस है, माइनस करना है। डिविडेंड की पेमेंट ऊपर ऐड, नीचे माइनस। पहला एडजस्टमेंट फ्री हो गया सबका। आप देखेंगे कितना स्मूथली क्वेश्चन पूरा होगा। क्या ये नोट कर लिया? अब मशीन कॉस्टिंग 50,000, डेप्रिसिएशन 30,000, सोल्ड फॉर 10,000, और डेप्रिसिएशन चार्ज भी है। तो कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा अब आपको बताइए? मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। जरा देखो मशीनरी अकाउंट कहाँ है? वेर इज मशीनरी अकाउंट? ये रहा। ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लेके चलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे तो इसी को उठा के चलेंगे। अब बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। याद है बिना प्रोविजन के? अभी एक क्वेश्चन मैंने बिना प्रोविजन के करा, अगला क्वेश्चन विद प्रोविजन कराऊंगा। तो चलिए मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, कहां पर? इस जगह पे। यहाँ बना लीजिए मशीनरी अकाउंट, जगह बना के। मशीनरी अकाउंट ये लीजिए मशीनरी अकाउंट। बना लीजिए मशीनरी अकाउंट, डेबिट साइड में और क्या? क्रेडिट साइड में। पर्टिकुलर्स, रुपीस, ऐसे करके, ठीक है जी। बोलो बैलेंस बीडी क्या थी? ये उठाइए बैलेंस बीडी यहाँ पर। क्या ये, इसको टिक लगेंगे इसको। 280 और 370, 2,80,000। और नीचे बैलेंस सीडी 370। बेटा काम पे ध्यान दे दीजिए, बातों पे कम जरा। ऐसे करके उठाइए वैल्यू, डाल दिया। अब जरा एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। आपको बोला डिप्रिसिएशन चार्ज, कौन सा डिप्रिसिएशन है? फुल मशीन का। डिप्रिसिएशन चार्ज किस मशीन का? फुल मशीन का डिप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में जाता है। डिप्रिसिएशन कहाँ जाता है? जिसमें तुम बोलो उसी में। बोलो हम तो क्या है। अरे डिप्रिसिएशन चार्ज कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में जाता है, ठीक है। और किसका जाता है? फुल मशीन का। जब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनता, मशीनरी अकाउंट में डिप्रिसिएशन किसका दिखाया जाता है? पूरी मशीन का दिखाया जाता है। कितने का? 20,000 का। तो क्या लिखेंगे यहाँ इस तरफ? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर डिप्रिसिएशन चार्ज फुल मशीन का कितना है? है डिप्रिसिएशन, अच्छा जी। मशीनरी, तभी तो कहते हैं बचपन में पढ़ाई कर ली होती थोड़ी सी। अरे मशीन अकाउंट में डिप्रिसिएशन नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पप्पा है, पप्पा। मशीनरी उसका पार्ट है। अगर मेरे पास क्लैरिटी नहीं है तो उसी बैलेंस पे लेके चलूंगा मैं। बिल्कुल लगेगा। कहाँ से है कोई क्लैरिटी आपके पास? नहीं है ना। अगर प्रॉपर्टी प्लांट मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग का टोटल भी दे रखा होता तो लैंड एंड बिल्डिंग पे नहीं लगाता, प्रॉपर्टी प्लांट पे लगाता। अब मेरे पास कोई क्लू ही नहीं है, तो प्रॉपर्टी प्लांट की वैल्यू को ओपनिंग वैल्यू लेके चलूंगा क्लोजिंग में। ये तो क्वेश्चन बनाने वाले की गलती, मेरी गलती थोड़ा ही है। उसे क्लैरिफाई करके देना चाहिए था। अब पापा की वैल्यू लेके चलेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे। विल गो विद दैट। अब मशीनरी पर डेप्रिसिएशन आपने 20,000 का लगा दिया, तो यहाँ लगा दिया 20,000 का। ये चला गया यहाँ पर। अब एक पार्ट की बात करता है, वो क्या बोलता है? एक पार्ट था कितने का? कॉस्ट, कॉस्ट कितने की? 50,000। तो कैसे वर्किंग नोट करते हैं इसका जरा देखिए। थोड़ा और ऊपर करते हैं इसको। ऐसे, कॉस्ट, कॉस्ट कितने की थी आपकी? 50,000 की। माइनस डेप्रिसिएशन कितना था उस पर? 30,000 डेप्रिसिएशन था। क्या निकल आया? बुक वैल्यू निकल आई। क्या निकल आई? बुक वैल्यू। व्हाट इज बुक वैल्यू? 20,000। ठीक है, बुक वैल्यू 20,000 है आपकी।
और बुक वैल्यू जो 20,000 है, तो अब क्वेश्चन में क्या लिखा, बेचा कितने में उसको, 10,000 में बेचा, तो माइनस सेल, माइनस सेल कितने की, 10,000 की, तो क्या हो गया आपके पास, लॉस, लॉस कितने का हो गया, 10,000। ऐसे यहां से क्या चीज यूज करनी है, फुल मशीन का डिप्रेशन, पार्ट का कुछ नहीं करना आप लोगों ने। तो कैसे लिखेंगे इस तरफ, बैंक सेल, कितने का सेल है, 10,000 का, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर लॉस, कितने का लॉस है, 10,000 का, खत्म, कुछ है ही नहीं बचा। उधर चला गया डिप्रेशन पूरी मशीन का। आप बोलेंगे ये जो टुकड़े का डिप्रेशन 30,000 इसे नहीं लेना। आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा था, मुझे इससे मतलब नहीं, बड़ा था नहीं था, मेरे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि पूरी मशीन का डिप्रेशन 20 है, तो मैं 20 लूंगा, मुझे नहीं पता इससे क्या करना है। अगर ये प्रोविजन फॉर डिप्रेशिएशन होता तो मैं इसे यूज करता, लेकिन मशीनरी अकाउंट में नहीं यूज करते हम इसे। तो हमने 20 की वैल्यू ली, क्योंकि ये बड़ा था उसके बावजूद भी 20 की वैल्यू ली, क्योंकि क्वेश्चन में एक्सक्लूसिवली लिखा हुआ है। सेल लिया, परचेज, ये टोटल कितना हो गया, 370, 4,10,000 यहाँ चला गया। क्या कर दिया, 4,10,000 यहाँ चला गया। क्या बोलेंगे, बैंक बोलकर क्या बोलेंगे, परचेज कितने का, 1,30,000 का। बैलेंसिंग फिगर है ये आपके लिए, बैलेंसिंग फिगर। क्या बन गया आपका, ये अकाउंट बन गया। अब इन वैल्यूज को ठिकाने लगाना, कहाँ कहाँ, ओपनिंग क्लोजिंग का कोई यूज नहीं है, ये कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग, देखो इनको ठिकाने लगाते हैं अपनी अपनी जगह पे। कहाँ जाएगा ये वाली वैल्यू, ऑपरेटिंग में प्लस, माइनस कौन बोला रे, सेल इन्वेस्टिंग में प्लस, लॉस ऑपरेटिंग में प्लस, लॉस ऑपरेटिंग में, लॉस ऑपरेटिंग में, परचेज कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग में माइनस। बस ऐसा, ऐसा चलना है। तो अब हमारे पास फिगर है, इन्हें डाल देते हैं, डालें इनको फिगर को। ये नोट कर लिया प्रॉफिट लॉस की सिचुएशन। इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको पूरी चीज दिखे यहाँ पर। आइए इसे अपने अपने अकाउंट में डालते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ डालना है। ये देखिए, उठाओ भी कहाँ कहाँ जाना था इसको। सबसे पहले ऑपरेटिंग में चले जाइए। ऑपरेटिंग में किस किस जगह पे जाएंगे बताइए, यहाँ यहाँ, प्लस क्या करेंगे यहाँ पर बताइए, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितने का, 20,000 था, फुल मशीन का डेप्रिसिएशन, प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन ऑफ सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितने का था, हाँ 10,000 का था, इनर मोस्ट कॉलम में डाला था, मैंने आपको बताया था। दो आइटम चले गए हमारे, ये देखो ये दो आइटम चले गए ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग के। इन्वेस्टिंग में प्लस क्या करना है, सेल, माइनस क्या करना है, परचेज। अगली एक्टिविटी इन्वेस्टिंग यहाँ है, प्लस क्या करेंगे, सेल ऑफ मशीनरी, बताओ कितने की, हाँ 12,000 की, 10,000 की यहाँ प्लस कर दिया, माइनस थोड़ा नीचे करके, परचेज ऑफ मशीनरी कितने की, 1,00,000, थोड़ा नीचे करके 1,30,000, ब्रैकेट में करके माइनस कर दिया। अब आप देख रहे हैं पूरा का पूरा एडजस्टमेंट आपने सब जगह ठिकाने लगा दिया। क्या इसे इसमें किसी आइटम के मिस होने का चांस आपके पास है, बिल्कुल नहीं है। आपने उसे कर दिया, वैल्यू जहां डाली थी डाल दी, चार जगह जानी थी चली गई, दो ऑपरेटिंग में और दो कहाँ, इन्वेस्टिंग में। सेल्स प्लस हो गया और माइनस हो गया। तो आप देखेंगे अब हमारा ये एडजस्टमेंट पूरा हो गया, इस एडजस्टमेंट को हमने पूरा कर दिया। अब मैं निशान लगाता हूँ अपने क्वेश्चन में कि मैंने क्या क्या कर लिया। हमने ये तीनों पार्ट कर लिए, और इधर चलते हैं ये वाले पे, तो यहाँ पर हमने इस वाले पार्ट को भी कर लिया, कौन से वाले को, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को। अभी भी मैं क्वेश्चन की तरफ नहीं जाऊंगा, अभी बचे हुए एडजस्टमेंट्स को निपटाता हूँ, चलो। इंटरिम डिविडेंड 20,000 का कहाँ जाता है, तो हाँ, और क्या, फाइनेंसिंग से माइनस, तो कहाँ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, इस तरफ। ये वर्किंग नोट में क्या लिखेंगे, प्लस इंटरिम डिविडेंड, कितने का इंटरिम डिविडेंड है बताइए, ये रहा इंटरिम डिविडेंड, 20,000 रुपए का, प्लस 20,000 यहाँ, इंटरिम डिविडेंड यहाँ जुड़ेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, क्लियर है। और फाइनेंसिंग में चले जाइए यहाँ पर, माइनस इंटरिम डिविडेंड कितने का,
ब्रैकेट में 20,000 डाल दिया, हो गया, इंटरम डिविडेंड भी चला गया। वरना हमारा आधा टाइम ये ढूंढने में निकलता है कि कहाँ डालें क्या डालें, इंतजार करते रह जाते हैं। लेकिन इंतजार नहीं करना, अब आपके पास जगह है, यू कैन इजिली प्लेस दिस। ये भी चला गया। इनकम टैक्स पेड 35,000 रुपए का, लेकिन आपके पास दो से भले तीन, क्या बनाना पड़ेगा? कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। देख लो इधर ध्यान से, क्यों बनाना पड़ेगा? ये और ये दो से तीन हो गए, तो अब आपको बनाना पड़ेगा एक और नया वर्किंग नोट। चलते हैं, यहां बना लीजिए कौन सा अकाउंट? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ऐसे। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, डेबिट और क्या हो जाएगा? क्रेडिट। इसीलिए ये सब चीजें आपको पहले सिखाई गई थी। रुपीज, पर्टिकुलर्स, रुपीज और पर्टिकुलर्स। बताइए बैलेंस बीडी कितना है? बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा आपका? ये वाला, ये वाला 40,000 ओपनिंग। अगर ये ना होता नीचे वाला, अगर ये ना होता नीचे ये वाला टैक्स का ट्रीटमेंट, तो ये पेमेंट होती और ये प्रोविजन मेड होता। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि छोटे क्वेश्चन करिए घर जाके, ताकि याद रहेगा। अब हमने क्या किया? बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी। व्हाट इज द बैलेंस सीडी? बैलेंस बीडी है 50 और 40। ये 50,000 डबल लाइन से क्लोज किया, ये 40,000 डबल लाइन से क्लोज किया। अब आपके क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है? इनकम टैक्स पेड 35,000। पेड किस तरफ दिखता है? पेड किस तरफ दिखता है? इस तरफ दिखता है। कहाँ दिखता है? इस तरफ। हाँ, छुटकी समझदार। ये देखिए ऐसे, बैंक बोल के टैक्स पेड कितने का? 35,000 का, ऐसे। तो कितना हो गया? 85,000 यहाँ हो गया, 85,000। 85,000 यहाँ हो गया। ये 45,000 क्या निकला आपके पास? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड इन द करंट ईयर। ये क्या है? आपकी बैलेंसिंग फिगर है। ओपनिंग क्लोजिंग का है भाड़ में। हमें क्या करना है? ये कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग में प्लस, और ये कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग में माइनस। डालें इसको अपनी जगह पे। इसे बना लीजिए, पहले अकाउंट बना लिया, ये अकाउंट बन गया सभी का, ऑनलाइन ऑफलाइन में। ओम नमः शिवाय। ठीक है, पता चल रहा है कुछ? तो अब हम इसकी अपनी जगह पे चलते हैं, यहाँ, इधर। पहले इस पे चलते हैं, यहाँ, इधर। प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स कितने का बना? ये बनेगा कितने का? 45,000 का। ठीक है, 45,000 का। और ये टैक्स की पेमेंट कहाँ जा रही है? इस जगह पे, यहाँ। वेयर टैक्स की पेमेंट? ये किधर गया टैक्स की पेमेंट? अगले पेज पे, यहाँ, यहाँ टैक्स। और ये टैक्स पेड आपको कौन से कॉलम में रखना है? यहाँ। कितने का टैक्स पेड माइनस, वो बताइए? 35,000 का टैक्स पेड यहाँ ब्रैकेट में डाल देंगे, ऐसे। और टैक्स पेड, ऐसे। रिफंड रिफंड तो था नहीं, टैक्स पेड उधर लिख दिया, 35,000, ऐसे ब्रैकेट ब्रैकेट में लिखना मत भूलना। टैक्स का ट्रीटमेंट भी सेटल हो गया। हो गया, सबने लिख लिया। अब आप देखिए, हमारी ये चीज भी खत्म हो गई, ये बताइए। सारे एडजस्टमेंट खत्म। अब हमारे लिए खुला मैदान है। अब हमें कोई एडजस्टमेंट तंग नहीं करेगी, एक्सेप्ट डिवेंचर वाली, अगर उसमें परसेंटेज होगा तो, अदरवाइज नहीं। तो चलो देखते हैं, अब हम शुरू से करना शुरू करते हैं क्वेश्चन। आओ जी, शुरू करते हैं। पर आपको इतना रिलीफ मिलेगा ना, अरे ये तो हमने कर लिया था। शेयर कैपिटल पे चले आई। शेयर कैपिटल पे क्या दिख रहा है? शेयर कैपिटल नोट नंबर 1। चलो नोट नंबर 1 देखते हैं क्या लिखा है। ये कहते हैं क्या? ये कितनी हो गई? 5 लाख। और ये कितनी हो गई? 50,000 कम। यही है, 5 लाख और हो गया। दैट्स गुड। तो चलो, क्या करना है अब आपके पास? फाइनेंसिंग में चलते हैं। क्या करना है? प्लस इक्विटी शेयर्स कितने के? इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी बड़ी थी? 1 लाख। और यहाँ माइनस 12%।
प्रेफरेंस शेयर्स माइनस मतलब रिडीम हो गए, कितने से रिडीम हुए? 50,000 से रिडीम हुए, ऐसे ऐसे करके 10% तो 10% कर लीजिए। 10%, यहां तक ठीक है मामला? देख पाए? खत्म हो गया, इक्विटी का भी चक्कर खत्म हो गया। अब कोई बोलेगा प्रेफरेंस डिविडेंड, कहीं इंटरम डिविडेंड की बात हुई है? हुई है? हुई है ना? हुई है? कहाँ हुई है इंटरम डिविडेंड की बात? लिखा है ना? तो अगर इंटरम डिविडेंड की बात हुई है तो भाई प्रेफरेंस पे भी डिविडेंड लगना है। कितना? 12%। कौन सी वैल्यू पे आओ देखते हैं। अगर क्वेश्चन में क्लैरिटी है कि नए शेयर और डिवेंचर कब इशू हुए थे, नहीं पता, नहीं, तो क्या मानेंगे? कौन सी वैल्यू पे देना पड़ेगा अब आपको? ओपनिंग वैल्यू पे। व्हाट इज ओपनिंग वैल्यू? 50,000। 50,000 का 10% कितना बनता है? 5,000। क्या करेंगे? ऊपर ऐड करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, नीचे माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। ऊपर कहाँ? आ जाइए, ऊपर यहाँ, इस जगह पे क्या करेंगे सर? प्लस। भाई मैं कितना पढ़ाऊं तुम्हें? मैंने बोल दिया, इंटरिम डिविडेंड कभी भी प्रेफरेंस शेयर पे नहीं दिया जाएगा, पिछली क्लास में पढ़ाया था डिटेल में। और फिर ये भी पढ़ाया था कि अगर इंटरिम डिविडेंड कभी डिक्लेयर हो गया, और यहाँ तो इंटरिम और फाइनल दोनों दिए हैं, तो जब आपने इंटरिम फाइनल दोनों दिए हैं तो प्रेफरेंस तो देना ही बनता है ना। इसलिए पहले सारे के सारे बेस बना के चले हम लोग, लेकिन वही है कि घर जाके रिवाइज करना नहीं है। अभी आपको यहाँ पहुंचने में 1 महीना और लगेगा ना, रिवीजन करते करते पहुंचोगे यहाँ तब तक, है ना? बिकॉज मोस्ट ऑफ यू मूव्स एज पर योर ओन पेस। कोई बच्चा ऐसा नहीं जो कि मेरे साथ चल रहा हो। तो कितना लिखना है प्रेफरेंस? अरे नहीं प्रैक्टिस करते, कम से कम घर जाके कंसेप्ट देख ले। प्रेफरेंस डिविडेंड कितने का? प्रेफरेंस डिविडेंड बताइए। 5,000 का। कैसे निकाला 5,000? ओपनिंग वैल्यू 50 थी। क्या थी ओपनिंग वैल्यू? 50। 50,000 का 10%, ऐसे निकला। मुझे नहीं पता कितनी है, देख लेते हैं कितनी है। अच्छा एक मैंने, अच्छा मेरे से छुप गया एक ना वो, इसलिए मुझे लगा था गड़बड़। क्या हो गया? रुक जाओ, देखो जरा क्या है। ओह धप्पा हो गए। ओह सॉरी, ऐसा था मेरा, वो एक छुप गया था मेरे मेरे एरो से, नीलो से, तो मुझे 50 लग रहा था। 150, तो कितना बनेगा वैल्यू ये? 15,000, ये 150। सो यू विल राइट कितना? 1,50,000 का 10%, कितना बनेगा ये? 15,000। यहाँ प्लस हो गया, कहाँ माइनस होगा? यहाँ माइनस। प्रेफरेंस डिविडेंड कितने का? 15,000 का माइनस हो गया। ऐसे ऐसे कर ली वैल्यू। दोनों तरफ ट्रीटमेंट हो चला उसका। हमने कौन सा पार्ट खत्म किया अब आप देखिएगा। हमने ये शेयर कैपिटल प्रेफरेंस वाला पार्ट खत्म कर दिया। चलो दोबारा ऊपर चलते हैं, आइए। नहीं इधर चलेंगे, अभी तो बहुत दूर है हम लोग। रिजर्व सरप्लस में क्या नंबर था? पॉइंट नंबर 1 था। देख ले जरा क्या लिखा है रिजर्व सरप्लस पे। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से बढ़ गया? 10,000 से। और सिक्योरिटीज प्रीमियम किस पे हुआ बताओ? आपके इक्विटी तो बढ़े, प्रेफरेंस घटे, प्रेफरेंस पे तो होगा नहीं। अच्छा, डिवेंचर देखें जरा, कितने का डिवेंचर? डिवेंचर है? नहीं है। तो इसका मतलब इक्विटी शेयर किस पे इशू हुए थे? प्रीमियम पे। तो क्या चलेंगे इस तरफ? यहाँ, यहाँ, यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग? ये वैल्यू कितनी लिख सकते हैं? 1,00,000 प्लस कितना? 15,000। तो क्या करेंगे इस तरफ? इस वैल्यू को कितनी बना दूंगा मैं अब? 1,15,000 बना दूंगा। इज दैट ओके? ये डाउट है कुछ? बताइए। जब मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था फाइनेंसिंग का, तो क्या बताया था? प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू, डिस्काउंट ऑन इश्यू इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू। 10,000 का है, प्लस 10,000। तो ये प्रीमियम है, कितना बन जाएगा? 1,10,000। आपका मन नहीं कर रहा, अब यह सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखिए और 10,000 अलग से लिख लीजिए, वैसा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ रखना उसके, और लिख देना सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन इक्विटी शेयर। ये हो गया क्लियर? तो ये पार्ट चला गया। अब जनरल रिजर्व की वैल्यू कितनी बढ़ रही है? 30,000। जनरल रिजर्व की वैल्यू 30,000 बढ़ रही है, तो क्या करूंगा मैं? इधर जाऊंगा, कहाँ? नीचे, इस तरफ, इस तरफ। प्लस
कोई तो जगह ही नहीं बच रही जनरल रिजर्व। कितने का जनरल रिजर्व है? 30,000 का। ऐसे एक ही जगह जाना है। ये जो आइटम आपको दिख रहा है, ये बैलेंस शीट के अंदर एक ही जगह जाएंगे, जनरल रिजर्व भी। सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस 18,000 का। कितना बना? 48 से 30, 18,000। 48,000 माइनस 30,000, वैल्यू इज व्हाट? 18,000। 18,000 आपकी वैल्यू है। यहां तक ठीक है जी? चलो जी, ये भी हो गया। ये पार्ट खत्म हो गया। फिर ऊपर चलते हैं। पता है, लोग भावनाओं में बह जाते हैं, तो यहीं से करना शुरू कर नहीं। ऊपर जाना है अपने डेस्टिनेशन पे, वहां से शुरुआत करनी है हमेशा। चलो, अब आइए ट्रेड पेबल्स। 88 से 122 बढ़ गया। बढ़ना मतलब क्या? ठीक तो है ट्रेड पेबल। करंट लायबिलिटी का क्या है? इंक्रीज है। माइनस करेंगे। ट्रेड पेबल लायबिलिटी को माइनस करेंगे। ट्रेड पेबल बढ़ रहा है तो प्लस नहीं करेंगे? क्या बोल रही हो? अरे, डिक्रीज इन करंट एसेट्स प्लस और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस होती है। कितना बढ़ गया बताइए? 88 और 40 कितना? 40। हाँ, 34,000। 34,000 कहाँ लिखेंगे इसे? यहाँ चले ऑपरेटिंग में। ऑपरेटिंग में यहाँ प्लस ट्रेड पेबल्स। कितने का? 34,000 का। वो जो पीछे करे थे हमने चुटकुला छाप क्वेश्चन करे थे, उनमें वैल्यू कम थी। यहाँ देखा ना कितनी वैल्यू है। इसलिए सबको अंदर करके रखेंगे तो फाइनल टोटल करने में आसानी होती है। एवरीबडी गॉट इट? क्या किया हमने उसका ट्रेड पेबल का, पता चला इधर से। अब चलिए, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजंस ऑलरेडी कर चुके हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन ऑलरेडी कर लिया हमने। कैसे? ये देखिए, ये रहा, ये रहा। अगर क्वेश्चन में कुछ ना पता चले शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या है, उसे हमेशा टेक्स्ट मान के चलना। क्योंकि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अलग से लिखेगा, डिप्रिसिएशन अलग से अलग कैटेगरी में जाएगा। भाई, प्रोविजन फॉर बैड डाउटफुल डेट तो डेटर से माइनस होकर दिखेगा, इसके साथ थोड़ी दिखेगा वो। तीन ही तरह के तो प्रोविजन होंगे आपके पास। प्रपोज डिविडेंड तो प्रपोज डिविडेंड के नाम से होता है। प्रोविजन फॉर टैक्स अलग से दिखता। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर में से डिडक्शन की फॉर्म में दिखता है। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन न भी बोला जाए तो टैक्स ही मान के चलना उसको। एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था, सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रोविजन लिखा था, तो हमने टैक्स माना। क्योंकि अरे, क्योंकि हमारे डोमेन में तो तीन तरह के एडजस्टमेंट ही है ना। पहली चीज ये है। हाँ, अगर हायर क्लासेस में जाएंगे तो फिर क्लैरिटी ढूंढनी पड़ती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रोविजन में तो बहुत सारे प्रोविजन आ जाते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टैक्स फॉर डिविडेंड। डिविडेंड तो अलग हो गया, कैटेगरी अलग। टैक्स आपके सामने ये वाली फॉर्म में आ गया। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो डेटर में से माइनस होकर दिखता है ना। तो ये कर दिया था हमने पूरा। प्रॉपर्टी प्लांट और वाटर रिलीफ पहले ही कर चुके हैं। कर चुके हैं ना। गुडविल की वैल्यू क्या हो गई है? घट गई है, अमोटाइज। घट गई है, अमोटाइज। बढ़ गई तो परचेज। अमोटाइज कहाँ जाएगा? यहाँ। प्लस गुडविल अमोटाइज कितने रुपए से? 25,000 से। इजीली ये भी चला गया। चलते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक नंबर हम पक्का कर चुके हैं। क्या बचे आपके पास? इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब क्या होगा? माइनस। इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ना। कहाँ चला गया इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ना? यहाँ। माइनस इन्वेंट्रीज। कितना वैल्यू? हाँ, 82,000। ब्रैकेट में जरूर से लिखना, ब्रैकेट में लिखना मत भूलना। चलो, ये भी हो गया। ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू क्या हो रही है? कुछ चेंज नहीं है, छोड़ दो। आपका एक एक आइटम हो चुका है। एक एक आइटम। ठीक है। कोई नहीं कह सकता कि कुछ छूटा है आपका। एवरीथिंग इज डन। चलिए, अब क्लोज करते हैं। सबसे पहले क्लोज कर लीजिए इस फिगर को, ये वाली फिगर को। ये टोटल बताइए कितना आया? 0 0 0। 8, 18 का 8 लग गया एक। कितना? 178। ठीक है जी। कहाँ जाएगा 178? इस तरफ, इस तरफ। 178 सी वर्किंग नोट। ऐसे कर दिया। चलो, इसका टोटल कितना आया? 20 30 55,000। ये इसका टोटल क्या आया? नील, कुछ नहीं आया। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, हो जाता है। ऐसे। व्हाट इज दिस टोटल नाउ? 0 0 0 3। 7 और 12 13। 233। इसको लाइन डाला, कितना आया? 34,000।
ठीक है, 230 34। अगले पेज पे चलेंगे, कितना होता है? 267 है ये। इस तरफ चले, 267 लाइन डाल के इसको बाहर वाले कॉलम में डाला, 82,000। 82,000 और यहाँ लाइन डाली, यहाँ पर आवा। अब बताइए, वो 260 कितना था? ये दोनों मिला के 267 में से 82 माइनस करें, कितना आता है? माइनस करो, कितनी वैल्यू आ रही है? अरे यार, डर के क्यों बोल रहे हो? 1,85,000। 1,85,000 माइनस टैक्स करा, टैक्स टैक्स माइनस करा, तो क्या वैल्यू आई? 1,50,000। 85 में से 35 गया भाई। 150 तो बोला मैंने भी। 150। और क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं इस जगह पे? क्या लिखूंगा? पॉजिटिव है नेगेटिव फिगर है वो? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कितने का? 150। यहाँ लिख दिया कितना? 1,50,000। आउटर कॉलम में डबल लाइन से टोटल करा इसका, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी का बोल? हाँ तो देख लेते हैं, कुछ कुछ लोचा हुआ होगा, देखिए। टोटलिंग की गड़बड़ है पक्का से, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। टोटल ठीक करो भाई पहले तो। 55 कितना? 8 और 5 13 17 13। टोटल ठीक करिए पहले फटाफट से इसका, जल्दी से करेक्शन करते हैं क्या? सुनो ध्यान से। हम ना इंट्रीम के चक्कर में पड़ रहे हैं। इंट्रीम डिविडेंड का मतलब था कि इंट्रीम होगा तो प्रेफरेंस भी दिया जाएगा। पर एडजस्टमेंट में सीखा था हमने, अगर प्रपोज डिविडेंड गिवन है तो दैट इंक्लूड्स इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों। याद है? पिछली क्लास में सीखा था। इसका मतलब हमने क्या गड़बड़ करी? तो गड़बड़ ये करी कि हमने जो इंटरिम डिविडेंड लगाया था, कौन से वाला? इस तरफ चलते हैं, ये वाला। दैट पार्ट इज नॉट डन। ये वाला पार्ट कहाँ चला गया वो? ये नहीं आना चाहिए था। कितने का अमाउंट है ये? अब कैसे हटा इसको? 15। अरे यार, सब हट गया। जरा बताओ क्या क्या वैल्यू थी, मुझे एक बार बताइए। प्रोविजन फॉर टैक्स कितने का था हमारे पास? देखिए बताइए फटाफट से। 45,000, ठीक है। और क्या था हमारे पास उसके अलावा? रिजर्व था ना? रिजर्व कितने का था? 30,000 का। और उसके बाद हमने प्रेफरेंस डिविडेंड डाला था ना, वो हटा दीजिए। व्हाट इज दिस टोटल नाउ? वन 163 हमने यहाँ लिया, ठीक है। और इस तरफ चले, यहाँ फाइनेंसिंग से तो ठीक करना पड़ेगा इसे, ये वाला प्रेफरेंस डिविडेंड। क्योंकि जब हम प्रपोज डिविडेंड लेके चल रहे हैं तो वो इक्विटी प्रेफरेंस दोनों का बनेगा। प्रेफरेंस डिविडेंड 15,000 से यहाँ से हटा दिया हमने इधर से। तो चले, अब चलो इस तरफ चले। व्हाट वैल्यू वी हैव हियर? यहाँ यहाँ कितना लिखेंगे यहाँ पर? 163। 163 में कितना जोड़े? 55। तो क्या वैल्यू आती है? 0 0 0। 8 आया और 11, 218। 218। 218 में जोड़ो तो कितना आता है? 8 4 12 3 5। 252। 252 में 82 माइनस करूंगा तो क्या आएगा? बोलिए। 252 माइनस 82 करूंगा तो कितना आएगा? 0 7 170। 170। और 170 में हम क्या करेंगे? 35। तो क्या वैल्यू आएगी? अब कितनी आ रही है? हाँ, 2 लाख कैसे? 135 पॉजिटिव है नेगेटिव है? आउटर कॉलम में डाल देंगे 135। ठीक है, वो गलती हो गई थी। सो यू गॉट 135 यहाँ पर आपका। चलो और चलते हैं आगे। इन्वेस्टिंग में तो कुछ करना ही नहीं है आपने। इन्वेस्टिंग का टोटल कर लीजिए, कितना आता है? टोटल कितना हो गया? 1,20,000। नेगेटिव आया। क्या लिखूंगा इसको मैं? क्या लिखूंगा? कैश यूज्ड इन किसमें? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। क्या ये ठीक आ रहा है? बोलिए। कितने का? 1,20,000 का, ब्रैकेट में। और ये देख लीजिए आपका 1,20,000 ये आ गया यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये पार्ट हो गया। चलो आगे चलते हैं।
इसका टोटल करिए कितना आता है। प्लस माइनस का टोटल। 5 5 10 एक 20, 10,000 नेगेटिव है। तो क्या बोलूंगा मैं? कैश यूज्ड इन कौन सी एक्टिविटीज? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। 10,000 कितना बोला जाएगा यहाँ पर? ये 10,000 बोला जाएगा ऐसे ब्रैकेट में। क्या आंसर है भाई आपका? देखिए यहाँ पर। आ, और कितना आया? 10,000। ठीक है जी। इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 5,000 तो आप पहले ही निकाल चुके हैं। अब हम क्या करते हैं? फाइनल टोटल उठा लीजिए। 135 और 120 कितना बचा? 15,000 पॉजिटिव। 15,000 में से 10,000 माइनस चला, कितना बचा? 5,000 पॉजिटिव। तो यू मैच योर आंसर। या पहले ही कर चुके हैं। ठीक है। वो मुझे समझाने में इतना टाइम लगा क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारी वैरायटी थी। ये क्या क्वेश्चन था आपका? विद एडजस्टमेंट्स। इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। लेकिन अगर आए भी तो पहले क्या करेंगे आप? एडजस्टमेंट्स वो निपटाएंगे, अपने स्ट्रक्चर के अंदर डालेंगे। नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन, कोई आइटम गलत नहीं होता। और मैंने 49, आपकी बुक में कितने क्वेश्चन है बताइए? हाँ, 55 है ना? मैंने कौन सा क्वेश्चन उठाया? 49। मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द बड़ा क्वेश्चन मैंने उठा के लिया आपके सामने। ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं इतना बड़ा क्वेश्चन जिसमें खूब सारी एडजस्टमेंट्स। देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन मैं दिखा दूंगा, खूब सारी एडजस्टमेंट्स एंड देयर इज नो प्रॉब्लम। कितनी भी बड़ी एडजस्टमेंट्स हो आप उसे आराम से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि आपको हर एडजस्टमेंट को टैकल करना आता है, हर छोटे बड़े आइटम को टैकल करना आता है। ठीक है। और ये तभी आप कर पाएंगे जब आपने छोटे छोटे क्वेश्चंस करे थे। छोटे क्वेश्चन नहीं करे तो चैप्टर फिर भी डेड है ये आपके पास फाइनल फिगर यहाँ पर आ गई। और देख रहे हैं सबसे ज्यादा हौच पौच नीचे होती है, वो हम पहले ही सॉर्ट कर चुके हैं। और उससे हमने अपना आंसर भी वेरीफाई कर लिया। तो सिंगल शॉट वो कंसेप्चुअली गड़बड़ कर दी थी कि जब प्रपोज डिविडेंड दे रखा तो हमें इंटरिम प्रेफरेंस अलग से नहीं लिखना होता, इक्विटी प्रेफरेंस मिला के होता है। ठीक है। हाँ, सिर्फ इंटरिम होता तो मैं क्या करता? प्रेफरेंस लिखता फिर। लेकिन यहाँ प्रपोज था। प्रपोज मतलब इक्विटी प्रेफरेंस मिला के है, क्योंकि फाइनल डिविडेंड है ना वो, तो वो कंडीशन है। तो ये आपका एक बड़ा क्वेश्चन कैसे होता है, विद एडजस्टमेंट्स कैसे होता है, देख लीजिए। सारी एडजस्टमेंट्स निपटाइए पहले, उसके बाद क्वेश्चन क्या बन जाएगा? विदाउट एडजस्टमेंट। फिर आप देख रहे हैं सिर्फ वैल्यूज तो पुट करनी है, और जो एडजस्टमेंट थी उन्हीं में तो गलतियां होती हैं, वो हम कर चुके हैं सॉर्ट। तो इस तरह से आपका क्या होता है? एक बड़ा क्वेश्चन हैंडल होता है। अब ये पूरा का पूरा मैदान आपके लिए खुला है। मुझे अगली क्लास में कुछ बड़े क्वेश्चंस करवाने हैं और ये चैप्टर खत्म है। और देखिए छोटे क्वेश्चन के कैसे करने का तरीका, कुछ छोटे क्वेश्चंस में लेके चलूंगा आपके साथ। लेकिन पहले आपको उसको पूरा करना है। अब आपके पास क्या काम बचता है करने के लिए सर? ये नोट हो गया सबका? हाँ जी सर। ये वाला कर लिया ऑनलाइन में। दैट वाज योर यस सर। पहला। यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं। देखिए ये ऑपरेटिंग से शुरू किया, इन्वेस्टिंग के अंदर चले गए यहाँ पर, फाइनेंसिंग के अंदर चले गए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पहले से था। ऊपर हमने प्रॉफिट की कैलकुलेशन, नीचे हमने क्या बनाया था? मशीनरी अकाउंट। और इधर हमने क्या बनाया था? प्रोविजन फॉर टैक्स भी बनाया था, उसका भी काम चल गया। एंड योर क्वेश्चन इज डन। अब आप देखिए इसको, अगले क्वेश्चन को उठा के देखिए अगर, तो उसमें क्या दिखता है आपको? कुछ भी ऐसा नहीं होगा। जो ये 10% डिवेंचर पे इंटरेस्ट देख रहे हो, ओपनिंग वैल्यू जीरो, नीचे कितना हो गया? और नीचे लिखा होगा हिंट में, नए डिवेंचर कब इशू हुए हैं। ये देखिए, ये रे। डेप्रिसिएशन 50 25% है। ड्यूरिंग द ओल्ड रिटर्न ऑन वैल्यू भी है। इनकम टैक्स पेड भी है। प्रपोज डिविडेंड भी है। ड्यूरिंग करंट ईयर न्यू डिवेंचर वर इशूड ऑन 1 अक्टूबर 24। तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगना है। अगर 1 अक्टूबर हुआ तो 6 महीने का तो इंटरेस्ट लगना है। ये भी इसको करना, अगली इसको करना सॉल्व। अच्छा, इसमें क्या दे रखा है आपके पास? की बार आपको प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है। ठीक है जी। और आप किसकी वैल्यू दे रखी है? आपको डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट भी बनाना पड़ेगा आपको। और बस प्लांट एंड मशीनरी बनाना पड़ेगा। किस पे नहीं है? किस पे नहीं डेप्रिसिएशन? 25% नहीं अबे लैंड पे कौन सा डेप्रिसिएशन लगता है? नहीं नहीं, अकाउंटिंग बनाओगी? मतलब ये क्या मतलब? नहीं है जो हर एक प्लांट पे उस तरह चलाएंगे। आओ भाई आओ, शेव करने आ जाओ सर। भूलना नहीं है।
भूलते तब है जब हम याद करते हैं। पहले तो किसी को याद मत करिए, ठीक है, तो भूलने का गम नहीं होगा। तो अकाउंटिंग में ठीक है, कुछ याद नहीं करना, सब समझना है। अगर आप एक दूसरे को समझते हैं तो भूलने की बात ही नहीं होगी। अगर आप समझते नहीं है फिर भूलने की बात आएगी। याद करोगे तो भूलोगे। सुना छुटकी याद नहीं करना किसी को। ठीक है, चलो दिस इज डन। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बड़े से बड़ा क्वेश्चन हैंडल हो पाएगा। 53, 51, 51 देखिए, सेम, कुछ भी नहीं देखो। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग वाज सोल्ड फॉर 25, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना सकते हैं यहाँ पर। प्रोविजन फॉर टैक्स है, पार्ट ऑफ फिक्स असेट्स, प्रॉफिट इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, इंटरिम डिविडेंड। और चले आगे देखो, डेप्रिसिएशन, देखो मशीनरी कॉस्टिंग, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन पूरी मशीन का। ये 8% डिवेंचर, 8% बैंक लोन, मालूम है इनका इंटरेस्ट लेके चलना है। देखो एडजस्टमेंट, अब यहाँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाली कहानी आई, शायद नहीं आई, कुछ नहीं है अभी तो। हाँ ये देखूंगा, इसको मैं समझाऊंगा आपको, प्रीमियम वाला ये पार्ट एक छुटका सा रह गया कि प्रीमियम का ट्रीटमेंट कैसे देखते हैं। तो ये मुझे याद दिलाना अगले क्वेश्चन में, आई टेक दिस क्वेश्चन ओनली। 54 क्वेश्चन देखिए आपकी बुक में, कुछ नहीं है। 55 देख लीजिए, कोई ऐसी एडजस्टमेंट नहीं है जो आपकी रीच के बाहर है। डिविडेंड की वैल्यू दे रखी है, मशीन, डिप्रिसिएशन, डिवेंचर, इन्वेस्टमेंट प्रीफरेंस, इंटरिम, फ्रेश इक्विटी शेयर कब इशू हुए थे, प्रीमियम पे इशू हुए थे, फिनिश्ड, गॉन टू फिनलैंड। मेरे समझाने लग एक चीज है बस, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, वो बताऊंगा आपको। और फिर आपको बड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। छोटे बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, 51 करिए पहले, अच्छा पहले जो आज करा है उसको खुद दोबारा से करिए, दैट इज द बेस्ट एक्सरसाइज। और आप सॉल्व करिए इसको, ठीक है जी। तो इतना बस, आज इतना ही करते हैं, बाकी अगली क्लास में। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।